कहते हैं कि जिन्नात और ऐसी मखलूकात का बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जब इनका जिक्र हो रहा होता है तो ये हमारे करीब बैठकर हमें सुन रही होती हैं। इसलिए जब ऐसी मखलूकात का जिक्र हो तो कोशिश किया करें कि अपने आसपास हिसार बांध लिया करें। इस तरह ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज का पहला वाकया भी ऐसा ही है। ये सिर्फ वाकया ही नहीं है, ये हमारे लिए एक सबक भी है। और हिसार बांधने से क्या होता है इसका अंदाजा आपको आज का पहला वाकया सुनकर हो जाएगा। इसके बाद आज की एपिसोड का दूसरा वाकया भी आपको हैरान कर देने वाला है। अगर आप कमजोर दिल के मालिक हैं तो आज की एपिसोड अकेले मत देखिएगा। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिजवान। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आप सब जहाँ भी हों, अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही खुश और आबाद रखे। और इस दुनिया में जितने भी लोग मुश्किलात में हैं, अल्लाह ताला उन सबके लिए आसानियाँ फरमाए। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और सपोर्ट के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से अपने आसपास हिसार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि हमारे बड़े कहते हैं कि जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो बढ़ते हैं वाकयात की जानिब। आज का पहला वाकया भेजने वाले अपना और जगह का नाम जाहिर नहीं करना चाहते। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जो वाकया मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये वाकया आज से 19 साल पुराना है, जो मेरे पुराने मोहल्ले के दोस्तों के साथ पेश आया था। ये सन 2006 की बात है, जब दौर बहुत सादा हुआ करता था। ये वो दौर था जब बच्चे कंप्यूटर गेम्स खेला करते थे। जब गर्मियों की छुट्टियां आती थीं तो अक्सर सब बच्चे गर्म दोपहर में उस घर में पाए जाते थे जहां कंप्यूटर होता था, और वो सब कई घंटे गेम्स खेलकर पूरी दोपहर गुजार दिया करते थे। तब सीडीज भी मार्केट में आम मिला करती थीं। लोग बहुत शौक से खरीद कर लाते थे और नई गेम को एक्सप्लोर करने का तो मजा ही अलग होता था। ये वो जमाना था जो काफी हसीन था। आजकल तो कोई घर ऐसा नहीं है जहां इंटरनेट की सहूलत मौजूद ना हो। तब मैं स्कूल में पढ़ता था और स्कूल से आने के बाद अपने एक दोस्त के घर चला जाता था जिसका नाम फहद था। फहद वो वाहिद बच्चा था जिसके घर पर कंप्यूटर हुआ करता था। फिर वहाँ गली मोहल्ले के और बच्चे भी आ जाते और हम सब बैठकर गेम्स खेला करते। फहद अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था जिसके वालिद साहब मुल्क से बाहर होते थे, और हमारे आने से फहद की अम्मी भी मुतमईन हो जाती थी कि चलो ये सब घर के अंदर ही खेल रहे हैं, बाहर धूप में नहीं घूम रहे, क्योंकि तब हमारी खेल कूद वाली उम्र थी। हम 8-9 क्लास में पढ़ते थे। एक रोज मेरा दोस्त अवैस जब मुझे घर से बुलाने आया तो मेरे घर मेहमान आए हुए थे। मैंने उसे कहा कि आज तुम लोग खेलो, मैं नहीं आ सकूंगा। इस पर अवैस ने मुझे बताया कि आज वो अकेला नहीं है, क्योंकि हमारा दूसरा दोस्त भी अपने गांव चला गया था। और अवैस ने तब हाथ में एक सीडी थाम रखी थी जिसके बारे में उसने मुझे बताया कि इसमें कुछ मजे का है जो आज हम देखेंगे। तब मुझे बहुत तजस्सुस हुआ कि इस सीडी में ऐसा क्या है, और जब मैंने उससे पूछना चाहा तो अवैस ये कहकर चला गया कि अगर देखना हो तो फहद के घर आ जाना। उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं फहद के घर नहीं जा सका। मैं घर पर मेहमानों के साथ रहा जबकि अवैस फहद के घर चला गया। असल में अवैस जो सीडी लाया था उसमें जिन्नात और चुड़ैलों की इंतहाई खौफनाक तस्वीर थीं। उस सीडी में जिन्नात और ऐसी मखलूकात की वीडियोस थीं जो कैमरा में रिकॉर्ड हुए थे। अवैस वो सीडी लेकर फहद के घर चला गया, और जब फहद को पता चला कि इस सीडी में ये सब है तो वो काफी खुश हुआ, क्योंकि फहद को डरावने किस्से और ऐसी चीजें देखने का बेहद शौक था। उन दोनों ने मिलकर वो सीडी कंप्यूटर में डाली और पूरी तवज्जो के साथ उन तस्वीर को देखने लगे। तब फहद की अम्मी किचन में खाना बना रही थी और उनके अलावा घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। उन दोनों ने मिलकर कुछ ही देर में तमाम तस्वीरें देख लीं। अब वो वीडियोस की तरफ बढ़ रहे थे। एक बात बताता चलूं कि उस सीडी में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से वीडियोस थीं, जिनमें कुछ वीडियोस वीरान फैक्ट्रीज की थीं जहां ऐसी मखलूकात रिकॉर्ड हुई थीं, जबकि कुछ वीडियोस कब्रिस्तान और हॉस्पिटल्स में नजर आने वाली मखलूकात की थीं। वो दोनों इंतहाई दिलचस्पी से उन वीडियोस को देख रहे थे कि अचानक उस वीडियो में कुछ ऐसा हुआ जिस पर वो दोनों हंस पड़े। उस वीडियो में एक पुरस्कार औरत थी जो रात के वक्त एक गली में घूमते हुए देखी गई थी। वो दोनों उस औरत का मजाक उड़ाने लगे और उस पर तरह तरह की बातें करने लगे। लेकिन कहते हैं कि इंसान वो गलती भी कर जाता है जिसके बारे में उसे अंदाजा भी नहीं होता कि इसके बाद क्या कुछ हो सकता है। रिजवान भाई, इसके फौरन बाद उन दोनों ने देखा कि कोई रोशनदान से उन्हें झांक रहा है। वो जो कोई भी चीज थी वो उनके देखने के बावजूद अपनी जगह से नहीं हिली और रोशनदान पर अपना चेहरा रखे उन्हें गुस्से से घूरती रही। पहले तो इन्हें लगा कि इनका कोई दोस्त है
जो सहन से दीवार फलांग कर इन्हें डराने आया है। लेकिन जब ये सहन में गए तो इन्हें सहन में लगे दरख्त पर कोई तेजी से चढ़ता हुआ नजर आया, जिसके बाल बहुत लंबे और काले स्याह थे। वो दोनों डर के मारे चीख उठे और घर के अंदर आ गए। उनकी ये चीख सुनकर फहद की अम्मी भी उनके पास पहुंच गई और पूछने लगी, जिस पर उन दोनों ने डरते हुए सारा माजरा सुना डाला। अभी उनकी ये बात मुकम्मल ही हुई थी कि अवैस की नजर फिर से रोशनदान पर पड़ी। अवैस देखता है कि इंतहाई पुरस्कार शक्ल की औरत, जिसका चेहरा इंतहाई खौफनाक है, वो उस रोशनदान की जाली पर अपना नाक रखे गुस्से से घूर रही है। ये देखकर वो इतना सहम गया कि उसके जिस्म ने हरकत करना बंद कर दी और उसने इशारे की मदद से बताया कि रोशनदान में कोई है जो हमें देख रहा है। जब रोशनदान की तरफ देखा गया तो फहद देखते साथ ही चीख उठा और जोर से बोला कि अम्मी ये हमें अब नहीं छोड़ेगी। जबकि फहद की अम्मी को रोशनदान में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उन दोनों लड़कों की हालतें खौफ से खराब हो रही थीं, जिस पर फहद की अम्मी उन दोनों को साथ वाले कमरे में ले आईं। उस वक्त फहद की अम्मी ने अवैस के घर वालों को फोन करके उन्हें अपने घर बुलवा लिया था। अब दोनों फैमिलीज एक घर में परेशानी की हालत में थीं, क्योंकि वो दोनों लड़के खौफ से निढाल थे और बार बार बुरी तरह से डर रहे थे। जो औरत उन्हें रोशनदान में नजर आ रही थी, अब वही औरत उन्हें घर के अंदर भी नजर आने लगी थी। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि वो औरत सिर्फ उन लड़कों को नजर आती थी, उनके अलावा उसे कोई भी नहीं देख सकता था। उस वक्त सब लोग परेशान थे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। फिर सबने मिलकर फैसला किया कि इमाम मस्जिद को बुलवा कर इन दोनों पर दम करवाया जाए। फिर इमाम मस्जिद को बुलवाया गया और उन्होंने उन दोनों लड़कों पर दम वगैरह किया, जिसके बाद उनकी तबीयत कुछ बेहतर हो गई और अवैस की फैमिली वाले अवैस को वहां से लेकर घर आ गए। अब दोनों फैमिली समझ रही थी कि उनके बच्चों की तबीयत ठीक हो गई है और जब ये रात की नींद कर लेंगे तो सुबह इनकी तबीयत मुकम्मल ठीक हो जाएगी। लेकिन ये उनकी भूल थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो रात उन दोनों लड़कों के लिए एक सख्त रात हो सकती है। उस रात फहद और अवैस दोनों अपने अपने घर पर सो रहे थे। उन दोनों की फैमिलीज ये समझ रही थी कि इन्होंने उस सीढ़ी में जो देखा है उसे अपने जहन पर सवार कर लिया है, लेकिन मामला इसके बिल्कुल बरक्स था, जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। उस रात अचानक हम सब मोहल्ले वाले शोर सुनकर नींद से जाग गए। ये शोर फहद की अम्मी का था, जो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। जब मोहल्ले वाले उनके घर पर पहुंचे तो उन्होंने जो बात बताई वो सुनकर सबको अवैस की फिक्र होने लगी। उन्होंने बताया कि मैं फहद को सुलाकर कुछ कामों में लग गई। किचन में कुछ बर्तन थे तो सोचा उनको धोकर फहद के पास आती हूँ। मैं बर्तन धो रही थी कि मुझे अचानक ऐसी आवाज सुनाई थी जैसे कोई जमीन पर किसी चीज को घसीट रहा हो। पहले तो मुझे लगा कि रात की खामोशी होने की वजह से ये आवाज साथ वाले घर से आ रही है। फिर वही घसीटने की आवाज मुझे अपने बहुत करीब से सुनाई देने लगी। ऐसे लगा कि कोई मेरे घर के अंदर किसी वजनी चीज को घसीट रहा है। मैं जैसे ही किचन से बाहर निकली तो मैंने जो मंजर देखा, वो मंजर देखने के बाद मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने देखा कि एक अजीब सा साया जो काफी कमजोर सा है, लेकिन उसके हाथ बहुत बड़े हैं। उसका सर बहुत छोटा था, लेकिन उसके बाल जमीन को छू रहे थे। वो मेरे बेटे फहद को पाँव से पकड़कर घसीट कर ले जा रहा था। अगर मैं वक्त पर ना आती तो ये मेरे बेटे को पता नहीं कहाँ ले जाता। मैंने जो ही उसकी जानिब देखा मैं फौरन चीख उठी और वो साया मुझे देखकर अजीब सा मुस्कुराया और बहुत तेज रफ्तार में हवा में उड़कर चला गया। फहद को कुछ भी याद नहीं था। वो उसी तरह गहरी नींद सो रहा था और अपनी अम्मी का शोर सुनकर उठा था। उसका कहना था कि उसे कुछ भी याद नहीं है। हाँ, वो हैरान जरूर था कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। उस वक्त सब मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए और पड़ोस से 4-5 खवातीन फहद के घर रहने आ गईं ताकि फहद की अम्मी को हौसला मिल सके। जब अवैस के बारे में पता करवाया गया तो उसके घर वालों का कहना था कि उन्हें अपने घर की छत पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। जब छत पर जाकर देखते थे तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। ऐसे ही 2-3 बार अवैस के वालिद साहब छत पर गए, लेकिन उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। और मुसलसल 3 बार जाने के बाद जब वो वापस उतर रहे थे तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जिसमें कहा गया कि मैं इस आग की वजह से घर में दाखिल नहीं हो पा रही, आज नहीं तो कल सही। ये सुनकर उन्हें अंदाजा हो गया कि ये कोई आम मसला नहीं है। जब वो वापस कमरे में पहुंचे तो अवैस के साथ बैठकर सूरे बकरा की तिलावत करने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज आना भी खत्म हो गई। इससे पहले अवैस की वालदा ने पूरे घर पर हिसार बांधा था, जिसकी वजह से वो मखलूक उनके घर दाखिल नहीं हो पा रही थी। वो जहाँ भी कदम रखती थी उसे सिर्फ आग ही नजर आती थी। उस रात हमारे पूरे मोहल्ले में खौफ का आलम था।
सब बुरी तरह से डर चुके थे। रात के उस पहर किसी आमिल को भी नहीं बुलवाया जा सकता था, इसलिए सब फजर होने का इंतजार कर रहे थे। जब फजर हुई तो फजर की नमाज के बाद इलाके के एक शख्स ने एक आमिल साहब से राब्ता करवाया जो उस इलाके से 40 किलोमीटर की दूरी पर थे। फिर सब जल्दी से उन आमिल साहब को लेने चले गए और उन्हें लेकर फहद के घर आ गए। तब अवैस और उसकी फैमिली को भी वहीं बुलवा लिया गया। उन आमिल साहब को सारा वाकया तफसील से सुनाया गया। फिर उन्होंने उन दोनों लड़कों पर कुछ पढ़कर फूका और कुछ देर के लिए आंखें बंद करके खामोश हो गए। इसके बाद जो उन्होंने बताया वो हैरान कर देने वाला था। उन आमिल साहब ने बताया कि जब ये दोनों वीडियोस देख रहे थे तो ठीक उसी वक्त आपके घर के बाहर से गैर मरई मखलूक का गुजर हो रहा था, जो गर्मी की दोपहर में आपके घर के सहन में एक दरख्त की छांव के नीचे कुछ देर के लिए पनाह लिए हुए थी। और ठीक उसी दरख्त के सामने इनके कमरे का रोशनदान था जहां ये दोनों वीडियोस देख रहे थे। जब उनका जिक्र हुआ तो उन्हें फौरन पता चल गया और वो सब रोशनदान से कमरे में झांकने लगी। और जब उनका मजाक उड़ाया गया तो उनमें से एक मखलूक ऐसी थी जिसे शदीद गुस्सा आ गया और उसने इन्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा कर लिया। वो मखलूक वहां अकेली नहीं थी, उसके साथ और कई ऐसी मखलूकात थीं जिन्होंने उसे आगे सफर जारी करने का कहा, लेकिन वो बाजिद रही और यहीं रुक गई, जबकि उसके साथ वाली मखलूकात अपने सफर पर आगे बढ़ गईं। उन आमिल साहब ने यह भी बताया कि इस वक्त भी वो मखलूक ज्यादा दूर नहीं है, वो मौके के इंतजार में है और इन्हें नुकसान पहुंचाए बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। उन आमिल साहब की ये बातें सुनकर सबको खौफ आ रहा था, लेकिन उन्होंने तसल्ली भी दी कि वो अल्लाह के पाक कलाम की मदद से ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। इसके बाद आमिल साहब ने सबको कमरे से बाहर भेज दिया और सिर्फ फहद और अवैस को कमरे में रहने को कहा और बाहर जाने वालों को सख्ती से मना किया कि जब तक मैं खुद बाहर ना आऊं तब तक कमरे में कोई भी दाखिल नहीं होगा। उस वक्त हमारे मोहल्ले के बड़े और कुछ खवातीन वहाँ मौजूद थीं जो फहद की अम्मी की वजह से वहाँ रुकी हुई थीं। सबको बाहर भेजकर कमरे का दरवाजा मुकम्मल बंद कर दिया गया। अब कमरे में आमिल साहब, फहद और अवैस थे। कमरा बंद होने के बाद काफी देर तक उस कमरे में खामोशी थी, ऐसी खामोशी जैसे उस कमरे में कोई सांस भी नहीं ले रहा। फिर आमिल साहब ने कुछ कुरानी आयात पढ़ना शुरू की और काफी देर तक पढ़ते रहे और फिर दोबारा से उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। तकरीबन 1 घंटे की खामोशी के बाद उस कमरे से एक औरत के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो एक तंजिया हंसी की आवाज थी जिसको मेरे वालिद साहब ने भी सुना था, वो भी उस वक्त उनके घर पर ही मौजूद थे। उस हंसी की आवाज से ये अंदाजा लगाया जा सकता था जैसे वो औरत कह रही है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उस औरत को आमिल साहब ने हाजिर किया था और वो आमिल साहब के बुलाने पर वहां आई थी। उनके बीच जो गुफ्तगू हुई उसकी आवाज कमरे से बिल्कुल भी बाहर नहीं आई। काफी देर गुजर जाने के बाद बाहर बैठे लोगों ने देखा कि कमरे में आग लग चुकी है, क्योंकि आग की रोशनी दरवाजे के नीचे से नजर आ रही थी और कुछ धुआं भी कमरे से बाहर आ रहा था। ये देखकर बाहर बैठे लोग काफी परेशान हुए, लेकिन मेरे वालिद साहब ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। कुछ देर बाद आग की रोशनी भी थम गई और जो धुआं कमरे से बाहर आ रहा था वो भी आना बंद हो गया और अचानक से कमरे का दरवाजा खुला। जब सामने देखा गया तो आमिल साहब फहद और अवैस के साथ सामने खड़े थे। जो कुछ कमरे में हुआ था फहद और अवैस को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। उनका कहना था कि बस हमें इतना याद है कि हम कमरे में दाखिल हुए थे, इसके अलावा हमें कुछ भी याद नहीं है। फिर आमिल साहब ने बताया कि अब कोई खतरे की बात नहीं है, जो मखलूक इनसे बदला लेने पर तुली हुई थी वो अब हमेशा के लिए जा चुकी है। इस पर मजीद उन्होंने ये भी बताया कि ये एक चुड़ैल थी और अपने कबीले की सबसे जिद्दी चुड़ैल थी, जो हर हाल में इनसे बदला लेकर अपना गुस्सा ठंडा करना चाहती थी। जब वो कमरे में हाजिर हुई तो उसने हाजिर होते साथ ही पहली बात मुझसे ये की थी कि मेरे साथ जो मर्जी कर लो, मैं अपना बदला जरूर लूंगी। आमिल साहब ने बताया कि मैंने उसे बहुत समझाया, प्यार से भी समझाया और गुस्से से भी। जब वो नहीं मानी तो मैंने उसे जलाने की धमकी दी। मेरी इस धमकी के बावजूद भी वो जिद पर अड़ी रही तो मैंने उसके बालों पर आग लगा दी, जिससे वो काफी देर तड़पती रही और आखिर में जाने के लिए राजी हो गई। अब वो दोबारा कभी इस जगह का रुख नहीं करेगी, ना ही इनको कोई नुकसान पहुंचाएगी। अगर वो इस जगह के करीब भी आई तो मेरे मोकलात उसे खत्म कर देंगे और ये बात वो अच्छे से समझ कर गई है। मैं चाहता तो उसे कैद भी कर सकता था, लेकिन जब मैंने दूसरी जानिब देखा तो उसके कबीले वाले उसके इंतजार में थे, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। फहद और अवैस अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हो चुके थे। जाते जाते आमिल साहब सबको इस बात से आगाह करके गए कि कभी भी कहीं भी ऐसी मखलूकात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पहली बात, जब इनका जिक्र होता है तो ये हमारे करीब आ जाती हैं और जब उनका मजाक उड़ाया जाता है तो उन्हें बकायदा इस बात का पता चलता है
और उस वक्त उन मखलूक़ात में से किसी को भी गुस्सा आ जाए तो वो आपके पीछे पड़ सकती हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। रिजवान भाई, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि उस दिन अगर मैं भी उनके साथ होता तो शायद मैं भी इन मुश्किलात से गुजरता, लेकिन जो कुछ हुआ वो सबको एक सबक देकर गया। ये मेरा वाकया था। उम्मीद करता हूँ कि सुनने वालों को ये ज़रूर पसंद आएगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की एपिसोड के आखिरी वाक़े की जानिब, जो उज़मा ने फतेह जंग से भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, मेरा नाम उज़मा है और मैं फतेह जंग से आपको अपना ये वाक़या भेज रही हूँ। ये 2015 की बात है, जब मैं फैसलाबाद अपने मामू के घर रहने गई हुई थी। जिस जगह मेरे मामू का घर है, ठीक उस घर के पीछे एक छोटा सा कब्रिस्तान भी है, जहाँ 10 से 15 कब्रें हैं। ये छोटा सा कब्रिस्तान उनके घर की छत से नजर आता है। कब्रिस्तान घर के साथ होने की वजह से मेरे मामू की बेटियां रात के वक्त छत पर जाने से डरती हैं, और वो ये भी बताती हैं कि सर्दियों की रातों में उनकी छत पर कोई चहलकदमी करता है, और जब छत पर जाकर देखा जाता है तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता। जिन दिनों मेरा फैसलाबाद चक्कर लगा था, तब सितंबर के महीने का आगाज हुआ था। मैं शाम के वक्त अपनी कजन्स के साथ छत पर थी। उनकी ये छत काफ़ी खुली और हवादार है, जहाँ बैठकर मैं ताज़ी हवा का मज़ा ले रही थी। जब मगरिब हुई तो हम सब नीचे आ गए, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे याद आया कि मैं अपने फ़ोन का चार्जर तो छत पर ही भूल आई हूँ। तब अंधेरा हो चुका था। मैं फ़ौरन छत पर अपना चार्जर लेने पहुंची तो देखती हूँ कि अंधेरे में मेरी मामी कुर्सी पर बैठी फ़ोन पर किसी से बात कर रही हैं। मैंने अपनी मामी से बोला कि आप अंधेरे में क्यों बैठी हैं, आप लाइट ऑन कर लें। इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन पर बात करती रहीं। मुझे लगा कि उन्होंने सुना नहीं होगा, इसलिए मैंने छत की लाइट ऑन कर दी। जब लाइट ऑन की तो जिस कुर्सी पर मामी बैठी थी वहाँ अब कोई भी मौजूद नहीं था। वो जो कोई भी औरत थी वो एक पल में गायब हो चुकी थी। रिजवान भाई, वो मंजर मेरे लिए वाकई एक खौफनाक मंजर था, क्योंकि जब वो औरत फ़ोन पर बात कर रही थी तो मैंने बाकायदा उसकी आवाज़ सुनी थी, जो पंजाबी ज़ुबान में बात कर रही थी। असल में वो जो कोई भी मखलूक थी वो मेरी मामी के रूप में वहाँ बैठी थी। छत के जिस कोने पर वो बैठी थी, ठीक उस दीवार के पीछे कब्रिस्तान था, और जिस जगह पर मैं खड़ी थी छत से वापस जाने का सिर्फ वही रास्ता था। ये सब देखने के बाद मैंने अपना दिल मजबूत रखा और खामोशी से चार्जर उठाकर वहाँ से वापस आ गई। जब मैं नीचे पहुंची तो मैंने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। मेरे मामू की बेटियां वैसे भी डरपोक मिजाज की हैं, इसलिए ये बात मैंने उनसे शेयर नहीं की थी। अगले रोज जब ये बात मैंने अपनी मामी से शेयर की तो मामी ने मुझे यही बताया कि इतना हो जाता है। मैं भी जब छत पर जाती हूँ तो कुछ चीज़ें मेरे साथ भी ऐसी हो जाती हैं जो कि नॉर्मल नहीं होती, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। कब्रिस्तान बिल्कुल साथ होने की वजह से ऐसी मखलूकात का हमारी छत पर आना कोई बड़ी बात नहीं है। हम उनको तंग नहीं करते और वो हमें तंग नहीं करती। ऐसे ही मजीद कुछ दिन और गुजर गए। मैंने भी इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने मामू की बेटियों के साथ फैसलाबाद में एंजॉय करती रही। मेरी 2 खालाएं भी वहाँ रहती हैं। हम उनके घर भी गए और बहुत मजा आया। जब वहाँ अच्छी तरह घूम फिर लिया तो मेरा वापसी का इरादा बना और मैंने अपने मामू को बता दिया कि मेरी टिकट करवा दें, क्योंकि अम्मी बुला रही हैं, इसलिए मुझे वापस जाना है। फिर रात को जब मामू घर आए तो उन्होंने मुझे टिकट देते हुए बताया कि कल सुबह 11 बजे की बस पर तुमने वापस जाना है और मैं तुम्हें टर्मिनल तक छोड़ कर आऊंगा। तुम बस इस तरह कर लेना कि अपनी पैकिंग मुकम्मल रखना। उस वक्त मैं अपनी कजन्स के साथ थी। काफी देर गपशप करने के बाद मैंने सोचा कि अब बैग पैक करते हैं। जब मैं बैग पैक करने लगी तो मेरा एक सूट कम था। फिर याद आया कि वो तो मैंने धोने के लिए रखा था। तब रात के 11 बजे के करीब का वक्त था और सुबह मैंने वापस भी जाना था। मैंने अपने उस सूट को नीचे ही धो लिया और एक बाल्टी में डालकर छत पर ले आई। मैंने अपने सूट को तारों पर सूखने के लिए लटका दिया और जब मेरी बाल्टी पर नजर पड़ी तो उसमें थोड़ा सा पानी मौजूद था। मैंने बेध्यानी में उस पानी को छत के एक कोने में फेंक दिया और जैसे ही मैं वो पानी फेंक कर वापस मुड़ी तो मेरे ऊपर भी किसी ने पानी फेंका, जिसकी वजह से मैं अच्छी खासी भीग गई। वो पानी छत की दीवार के पीछे से आया था, जहाँ नीचे कब्रिस्तान था। जो ही मेरे ऊपर पानी आया मैं अपनी जगह पर रुक गई और कुछ पल के लिए तो मुझे समझ भी नहीं आया कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या है। उस वक्त मैं अच्छा खासा डर गई, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और छत से नीचे उतर आई। उस रात जब मैं सोई तो ख्वाब देखती हूँ कि इंतहाई खौफनाक शक्ल की औरत मेरे कमरे में आती है, जिसका आधा चेहरा जला होता है जबकि बाकी के हिस्से पर काले रंग का कपड़ा होता है। वो औरत मुझे मेरे पाँव के अंगूठे से पकड़कर उठा देती है। मैं उसे देखकर इतना डर जाती हूँ कि मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकलती। उस कमरे में मेरी कजन्स भी सो रही होती हैं।
मैं उन्हें आवाज देने की कोशिश कर रही होती हूँ, लेकिन मेरे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल पाता। इसी दौरान वो औरत मुझे गुस्से से कहती है कि सुनो लड़की, जिस जगह तुमने पानी फेंका था वहां मेरे बच्चे सो रहे थे, जिनकी नींद सिर्फ तुम्हारी वजह से खराब हो गई। अगर वो पानी तुमने जानबूझकर फेंका होता तो आज तुम्हारा अंगूठा क्या तुम्हारा जिस्म काट कर रख देती। रिजवान भाई, ख्वाब में भी ये मंजर इतना इतना खौफनाक था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। इसके फौरन बाद जब मेरी नींद से आंख खुली तो मेरे सामने मेरी कजन्स थीं जो मेरे हाथ पांव मल रही थीं। फजर तक वो मेरे साथ जागती रहीं और मैं इतना ज्यादा डर चुकी थी कि मैंने खौफ के मारे उन्हें सब कुछ बता दिया। जब मैं सोई तो सुबह मुझे शदीद बुखार था और मेरे जिस्म में इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं बेड से उतरकर चल सकूं। मेरी टिकट कैंसिल करवा दी गई और अगले ही दिन मेरी अम्मी और बहन को भी मेरे मामू ने फैसलाबाद बुलवा लिया था। इसके बाद मैं एक हफ्ता शदीद बुखार में जलती रही थी। उस औरत का जो चेहरा मैंने ख्वाब में देखा था वो मुझे आज भी याद है। इस ख्वाब के बाद मुझे अंदाजा हुआ था कि जब लोग ऐसी मखलूकात अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो बेहोश क्यों हो जाते हैं। ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा वाक़या है जिसे मैं कभी भी नहीं भुला सकती। मैं उज़्मा और जिन्होंने आज की एपिसोड का पहला वाकया भेजा, दोनों का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी एपिसोड का हिस्सा बने। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद एपिसोड्स आती रहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर एपिसोड आप सब तक आसानी से पहुंच पाएगी। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।